वन नेशन वन इलेक्शन बिल भारी हंगामे और विरोध के बीच लोकसभा में आखिरकार पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। पक्ष में 269 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 198 वोट पड़े। लेकिन खास बात तो यह है कि बिल पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के सांसद कई ऐसे हैं जो गायब रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई है। पार्टी कह रही है कि अब एक्शन भी लिया जा सकता है, जवाब मांगा है। दरअसल लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, इसलिए बिल को पास कराने के लिए 362 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा में एनडीए के पास 112 सांसद हैं और यहां 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सरकार चाहती है कि बिल पर सभी दलों की एक राय बनाई जा सके और इसी वजह से बिल जेपीसी के पास भेजा गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर वोटिंग के दौरान कौन कौन से सांसद गायब रहे। बड़े बड़े नाम है इसमें, आप देखकर चौंक जाएंगे और इसीलिए इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीआर पाटिल, भागीरथ चौधरी, जगदम्बिका पाल, शांतनु ठाकुर, बीवाई राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराज भोसले, जयंत कुमार रॉय, जगन्नाथ सरकार। अब खबर आ रही है कि इन्हें नोटिस भी भेजे गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और इसे लेकर ऑपोजिशन ने किस तरह के रिएक्शन दिए, देखिए। 272 भी नहीं मिला उनको कल। 272 मिलने थे, 272 भी नहीं मिला। सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिला उनको इंट्रोडक्शन के समय। इनको 2/3 बहुमत कहां से मिलेगी? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो देश में तानाशाही को लाएगा, डिक्टेटरशिप को लाएगा। देश के अंदर जो जनता के बुनियादी अधिकार हैं लोकतंत्र के अंदर वोट देने का, उसको छीनने का काम करेगा। तोड़फोड़ करके सरकारें बनाएंगे लोग। जाएगी ही, जेपीसी में बिना जाए तो आ ही नहीं सकता संसद में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। संविधान के ढांचे को बदलने वाला बिल है, फेडरल सिस्टम को खत्म करने वाला बिल है, इसलिए वो जाएगा उसमें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिल पास हो सकता, क्योंकि 2/3 बहुमत बीजेपी जुटा नहीं पाएगी लोकसभा में। वन नेशन वन इलेक्शन, भैया कल किसी स्टेट की सरकार गिर जाएगी तो क्या आप राष्ट्रपति शासन 5 साल लगा के रखोगे? मतलब एन कैन आप ही चलाओगे? क्या चुनाव आयोग तय करेगा? तो ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है। विपक्ष के आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया। बीजेपी के नेताओं और उनके सहयोगी दलों का क्या कहना है, सुनिए। ये जनमानस की आशा और अभिलाषा है कि बंद करो ये हर माह कोड ऑफ कंडक्ट और बेकार में पैसा खर्च, एक बार में सब कुछ खत्म कर लो और 5 साल हमारी सेवा में लग जाओ। जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार पहले से ही एक साथ चुनाव कराने की अनुशंसा का समर्थन कर चुके हैं और हम इस विधेयक को पास कराएंगे। So how? This is what I want to know and understand कि how this is anti-constitutional. And ये फेडरलिज्म के खिलाफ कहाँ है? ये बात कम से कम कोई तो विपक्ष का साथी खड़ा होकर बताए। तो अब सवाल कई हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, अब आगे होगा क्या? अलग अलग पॉलिटिकल थॉट्स आपको सुनाई दे रहे हैं, रिएक्शंस का दौर भी जारी है, लेकिन इसकी व्यवहारिकता कितनी है, कैसे इंप्लीमेंट में लाया जा सकता है, आज की तारीख में परिस्थितियां क्या हैं, इस पर एक डिटेल चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब आज इस बातचीत में जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। सीनियर जर्नलिस्ट शरद प्रधान जी हमारे साथ आज इस बातचीत में मौजूद हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हमारे साथ कनिष्क सिंह जी भी हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं भीम आर्मी के, फाउंडर मेंबर भी हैं आजाद समाज पार्टी से। और निव्यान शर्मा जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत जल्द हमारे साथ बीजेपी से रमन मलिक और कांग्रेस पार्टी से खलीकुर रहमान साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर शुरुआत सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जितनी तरह की विचारधाराएं और वो सब तो एक अलग बात है, पॉलिटिकल मसले हैं, पॉलिटिकल थॉट्स हैं, लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन आज के दौर में कितना इंपॉर्टेंट है देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। एज ए लॉ अगर ये बनता है, एक सिस्टम अगर ये बनता है, तो देश को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जहां तक सवाल है वन नेशन वन इलेक्शन, ये कोई पहली बात नहीं है। हमारी जब आज़ादी हुई तो इतिहास गवाह है कि 1951 और 52 के जो चुनाव हुए और अब आके 1967 तक जो भी चुनाव हुए, और इवन पार्लियामेंट भी डिसॉल्व हुई 1970 में, उसके भी चुनाव हुए पहले। तो ये जितने चुनाव थे पार्लियामेंट के या 67 तक पार्लियामेंट और असेंबली के, सब एक साथ हुआ करते थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लेकिन देश का समय बढ़ता गया और किसी तरीके से 356 लगा के धाराएं लगाकर इन्फोर्स करके स्टेट्स को डिसॉल्व किया गया। डिसॉल्व करने के बाद ये पोजीशन आ गई कि सिस्टम ऊपर नीचे हैब्जर्ड हो गया, बिल्कुल ऊपर नीचे हो गया। कहीं पर 2 स्टेट में चुनाव हो रहे थे, कहीं 4 स्टेट पे हो रहे। जनता जानती है, हमारे पत्रकार जानते हैं और हमारा देश जानता है कि ये किसी तरह सामंजस्य नहीं बैठ पाया कि दोबारा चुनाव होते। अब ये सरकार आई है, इस सरकार के आने से पहले उनके मैनिफेस्टो में कहा गया कि हम एक देश एक चुनाव कराएंगे। ठीक बात है, उन्होंने अपनी कोशिशें जारी कर दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव देखा जाए तो हमारे इलेक्शन कमीशन को कोई आपत्ति नहीं है किसी तरह की। संविधान एक है, संविधान की धाराएं एक है, इलेक्शन कराने का प्रोसेस एक है। जब भी चुनाव होगा उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जो ये डराया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की पावर ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की जो धाराएं हैं या पावर्स हैं वो रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं और उन्हीं के तहत इलेक्शन कराता है और निष्पक्ष चुनाव कराता है। कोई कुछ भी कहे, चाहे वो आप देख लीजिए, बीजेपी पार्टी अपोजिशन में थी तब भी उसने 2009 में जीवीएल नरसिम्हन ने एक किताब लिखी, उसको अडवाणी जी ने इनॉग्रेट किया और ये कहा कि साहब ये कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सी कमियां गिनाई गई उन किताबों में। फिर बहुत आक्षेप लगते गए। लेकिन मैं आज इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो इलेक्शन होंगे उस इलेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि जो कहा गया है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें कहा गया है तो उसके साथ क्या होगा कि हमारी एक ही वोटर लिस्ट होगी, पूरे देश की एक वोटर लिस्ट होगी जिसमें कि पार्लियामेंट के में चुने जाएंगे मेंबर, असेंबली के चुने जाएंगे और लोकल सेल बॉडीज के भी चुने जाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि ईवीएम का सवाल है। हमारी 55 लाख ईवीएम है जो यूज होती हैं, लेकिन अगर एक साथ चुनाव कराए गए तो 1.5 करोड़ के आसपास ये हमारी ईवीएम और वीवीपैट यूज होंगे। जहाँ तक सवाल है खर्चे का, तो आप खर्चा इसे देखिए ना कि जो भी हमारा सिक्योरिटी मूवमेंट होता है, हमारा जो पोलिंग स्टेशन बनता है बार बार बनता है, एक ही बार बनेगा, एक ही बार चुनाव होगा, सिक्योरिटी मूवमेंट एक ही बार होगा। हमारे जो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट होते हैं उनके भी खर्चे हैं, हमारे ऑफिसर जो जाते हैं प्रिसाइडिंग अफसर से लेके पोलिंग ऑफिसर तक, उनके भी जो खर्चे हैं गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर चला जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट बजट देती है, उसी हिसाब से इलेक्शंस होते हैं। तो इसमें काफी बचत की बात की जाती है और ऐसा नहीं है एक ही बार मशीनें खरीदी जाएंगी, उसका जो बजट होगा एक बार खरीदने के बाद वो मशीनें यूज होती रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक दिन खरीदी गई तो हर साल 5 साल में चुनाव होगा, 5 साल में चुनाव होने के बाद ये। लेकिन अभी इसलिए परेशान होने की बात ये भी नहीं है कि अभी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए टाइम लगेगा, आपका ऑर्डिनेंस पास होगा और सारी प्रक्रियाएं होंगी। उसके साथ 10 साल, मैं कहता हूँ 24 चल रहा है, 34 की बात करिए कि 34 में सही तरीके से देश के आम चुनाव एक इलेक्शन एक नेशन के साथ हो सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी 2024 अब खत्म हो रहा है, आने वाले कम से कम 8 से 9 साल बाद और हम मजबूती के साथ प्रैक्टिकल तरीके से ऑन रियल ग्राउंड्स अगर बात करें तो तब तक ये संभव हो पाएगा। यानी अभी एकदम बिल्कुल फौरी बात भी नहीं है और इन द मीन टाइम जो इसको लेकर प्रोसीजर वाइज भी जो कार्यवाही होनी है, जो डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े काम है, फैसलों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पूरा एक सिस्टम खड़ा करना होता है, वो सब चीज भी है। निवान शर्मा जी, अब देखिए सीधे जो है इलेक्शन कमीशन में जो ऑफिसर सर्व कर चुके हैं, जो इस पूरे सिस्टम को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनका पूरा अनुभव आपने सुन लिया। क्या दिक्कत है फिर आप लोगों को इससे? क्या परेशानी है अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन आ जाएगा तो? नहीं, देखिए हमारा देश ऑफिसर्स के हिसाब से तो नहीं चलेगा, देश तो डेमोक्रेसी के हिसाब से चलेगा। अगर किसी ऑफिसर्स को ये लगता होगा कि देश में नेताओं की जरूरत है क्या, चुनाव क्यों कराने, तो थोड़ी हम चुनाव बंद कर देंगे। तो देश तो जनता के हिसाब से चलेगा, अफसरों के हिसाब से नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे देश का जो बेस है, जो हमारे देश की बुनियाद है, वो है डेमोक्रेसी। आज हमारे पूरी दुनिया में हमारे देश की वाहवाही किस बात पे होती है कि हमारा देश असम के जंगलों में भी चुनाव करके दिखाता है और रेगिस्तान के डेजर्ट्स में भी चुनाव करके दिखाता है, आइलैंड्स पे भी चुनाव करके दिखाते हैं हम लोग, और हिमाचल के पहाड़ों में भी चुनाव करके दिखाते हैं जहाँ गाड़ियां नहीं जाती। ये तो ब्यूटी है हमारे देश के चुनावों की। आज ये क्यों अचानक से बीजेपी चुनावों से भागने लगी 10 साल बाद? क्या 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 भविष्य में क्या सोचते हैं कि इनको पता है कि हम नहीं आने वाले, तो ऐसा कुछ निकालो भविष्य 10 साल बाद के लिए कि हम ही रहें। आज अगर हमारे स्टेट्स में चुनाव होते हैं तो डिस्कशन स्टेट्स की होती है। हरियाणा का चुनाव होगा तो हरियाणा की डिस्कशन होगी, महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो मराठी के मानुस की डिस्कशन होगी, दिल्ली का चुनाव होगा तो दिल्ली वाले की डिस्कशन होगी। ये क्या चाहते हैं, पूरे देश में बस एक ही व्यक्ति का चुनाव हो?
प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शंस हो जाए, बस एक ही व्यक्ति का चुनाव हो, लोकल मुद्दे सारे खत्म हो जाएं। ये अच्छी बात है कि आपने इलेक्शन कमीशन को कम से कम इस चीज के लिए कंग्रेचुलेट किया कि वो हिमालय की ऊंचाइयों पर भी चुनाव करवाते हैं और जो समंदर की गहराइयां जहां पर हैं या समुद्री छोर है वहां पर भी लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं पर आके टिक रहा है कि क्या जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है तो आप क्या इसको इस नजरिए से देख रहे हैं कि देश में चुनाव ही बंद हो जाएंगे, वोटिंग ही नहीं होगी, देखिए एक पर्सन देखिए करा जाएगा? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मेरे गांव में पंचायत का चुनाव है, तो मैं पंचायत के चुनाव को लोकसभा के चुनाव के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? कैसे मीडिया अटेंशन मिलेगी एक लोकल मुद्दे को अगर सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा सब कुछ? ऑटोक्रेटिक सिस्टम की तरफ क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? आप ये बताइए कि अगर अगर एक गांव में चुनाव है और मुद्दा केवल और केवल राष्ट्रीय मुद्दा होगा, उसी पर गांव वाला भी वोट डालेगा, तो कैसे मीडिया में एक लोकल इश्यूज को अटेंशन मिलेगी? बीजेपी ये एक्सप्लेन करने में विफल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों चाहिए। जो जो इन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं वो बिल्कुल सेंसलेस हैं, जो कि ये पॉइंट की खर्चा बहुत हो रहा है, तो खर्चा खर्चा डेमोक्रेसी से ऊपर तो नहीं है। 5,000 करोड़ रुपए में अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो हम तो लाखों करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स का माफ कर देते हैं, उससे तो बहुत कम खर्चा है, ये हम सेंसलेस दुनिया है। के दूसरा सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले देश हैं चुनाव में, सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने तो वाले देश हैं हम चुनाव दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी भी अक्रॉस तो द हम ही वर्ल्ड। है। कोई बात नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी तो हम ही है, उसका खिताब भी तो हम ही लेते हैं। मैं इस खर्चा पर हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर अमन आज से जवाब खर्चे की लूंगी, वजह लेकिन से कनिष्क जी आप भी बात रखिए, फिर मैं एक साथ जवाब लूंगी। और हमारे साथ रमन जी भी आ गए हैं, ठीक है कनिष्क जी, आप लोगों को भी क्या परेशानी है? वन नेशन इलेक्शन नहीं पसंद आ रहा, नहीं रास आ रहा? मैं ये कह रहा था कि मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद जब इलेक्शंस स्टार्ट हुए, तो इलेक्शंस का मेन मोटिव ही ये था कि पिछड़े जो स्तर पर लोग बैठे हुए हैं और जो स्टेट लेवल की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लोकल लेवल्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और फिर नेशन की अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, उस स्तर के हिसाब से इलेक्शंस को कराया जाए। इससे जो है फेडरलिज्म भी खत्म होता है, अगर वन वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात करते हैं, और लोकल पार्टीज के ऊपर लोकल पार्टीज को भी नुकसान होता है, जो पार्टीज अब लोकल मुद्दों पर आवाज नहीं उठा पाएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो कंट्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आप पंचायती राज में अगर पंचायत अगर गली की कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो भी सॉल्व हो सके, और नेशन वाइड अगर कोई प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व हो सके, जिसकी वजह से फेडरलिज्म जो है वो बना रहे, वो खत्म ना हो, और जो मुद्दे हैं, जिस जिस स्तर के मुद्दे हैं, उनके हिसाब से चीजें चल सके। क्योंकि जो अधिकारी लोग हैं ना, अधिकारी लोग भी फिर उसी हिसाब से काम करेंगे, नहीं तो अधिकारी लोग भी जो है बोलेंगे भाई ठीक है, हमारे लिए तो जो कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हो गई उसी के बारे में हम बात करेंगे, उसी के हिसाब से हम न्याय ठीक है देंगे। रमन मलिक जी, स्टेट और जो गाँव में विपक्ष जो पिछड़े है ऑपोजिशन के जो बाकी दल हैं वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं इस बात पर कि आप लोग जो वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आ रहे हैं ये देश के हित में, उन्हें लग रहा है कि इससे देश के संघीय ढांचे को खतरा है। बहुत बड़ा खतरा है, बहुत 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 बड़ा खतरा है। इस देश के संघीय ढांचे पे इतना बड़ा खतरा आ गया कि जैसे कि 54 साल का एक युवा सिविक्स की किताब ना पढ़ी हो बचपन में, वो बोल रहा हूं। मैं क्यों ये बोल रहा हूं? क्योंकि सिविक्स की किताब जब हम पढ़ते हैं ना साहब, क्लास 6 में 5th में, तो उसमें हमारे को हमारा स्ट्रक्चर समझाया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है कि जी 3 घोषित और 1 अघोषित हमारे लेग्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। क्या है जी वो? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और मीडिया। मीडिया अघोषित है, इसलिए अभी हम मीडिया की बात नहीं करते, लेकिन ये 3 तो घोषित है ना जी। इन 3 घोषित अंगों में से जुडिशरी का काम क्या है ये हमको पता है, लेजिस्लेटिव का काम क्या है ये हमको पता है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है ये पता है। अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे अफसर चलाएंगे क्या देश? साहब आपको अगर पता ना हो तो ये समझिए कि जो संघीय ढांचे और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप कर रहे हैं, सॉरी आम आदमी पार्टी के, चलो वो उनसे एक कांग्रेस से एक स्टेप ऊपर है, बट एनीवेज मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि लेजिस्लेटिव का काम सिर्फ लेजिस्लेटर बनाना है, लेकिन काम उसको एग्जीक्यूट करना अफसरशाही का काम है, वो एग्जीक्यूटिव का काम है। तो अगर यही नहीं पता तो आप पॉलिटिकल स्कोप में अगर होते हैं तो शायद ये एक हास्यास्पद बात है, नंबर 1। नंबर 2, अभी मेरे दूसरे मित्र फेडरलिज्म की बात कर रहे थे,
तो क्या हम ये समझें कि क्षेत्रीय पार्टियों को अगर फेडरलिज्म का ही है और आपको ये लगता है कि फेडरलिज्म का मतलब ये है कि क्षेत्रीय इश्यूज को उठाना होता है और वही बात है, तो फिर क्या उनका राष्ट्रीय इशू पे बोलना प्रतिबंधित करवा देंगे आप डेमोक्रेसी की हत्या वैसे करेंगे? आप लालू प्रसाद यादव की तरह या मुलायम सिंह यादव जैसे पहले करते थे कि बैलेट बॉक्स उठा के निकल जाते थे कट्टों के जोर पे, आप वो करवाना चाहते हैं क्या? ये दोनों चीजें भी हो गई। चलिए, अब वन नेशन वन इलेक्शन में इनको प्रॉब्लम क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। वन नेशन वन, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का विषय है, इसमें सबसे बड़ा विषय है कि आपको अपने 5 साल का कार्यक्रम देना पड़ेगा और 5 साल के बाद आपने क्या करा उसकी रिपोर्ट कार्ड भी हर साल दें, जैसे हम लोग देते हैं। अच्छा है, नहीं देंगे तो 5 साल बाद तो देना पड़ेगा। अब केजरीवाल साहब की तरह हर बारी ये तो नहीं बोल सकते आप यमुना में नहला देंगे अगले 5 साल, हर 5 साल बाद बोलेंगे अगले 5 साल में यमुना में नहला देंगे। ये बात जो है, ये डिलीवरेंस की जो इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और वो पूरा रिकॉर्ड रखेगा, उसमें भी दिक्कत है। चलिए, उसको भी एक बारी को छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप जब अभी का सिस्टम जो है, पहले 10 साल हमने इलेक्शन, 10-15 साल देश के अंदर पहले इलेक्शन से लेकर तीसरे या चौथे इलेक्शन तक हम वन नेशन वन इलेक्शन चल रहे थे। स्टेट्स की जो ऑटोनॉमी है सर, वो प्रभावित होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। आई टेल यू व्हाई नहीं होगी, क्योंकि अभी अगर जो राज्यों में सरकारें हैं, राज्यसभा में एक मिनट प्लीज, अगर कल को वो आ जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी, दिल्ली में आए ना आम आदमी पार्टी, इससे पिछले इलेक्शन में बीजू जनता दल जीती ना, साथ में ही पोल थे उड़ीसा में, राष्ट्रीय इलेक्शन बीजेपी एनडीए जीती, बीजू जनता दल उड़ीसा में पिछले इलेक्शन में 19 में दे वन दी स्टेट लेजिस्लेटिव, हुआ ना। दूसरी चीज आपको बताता हूं, राज्यसभा के अंदर अगर आपका कोई सांसद जो है वो मिड टर्म छोड़ता है, निकलता है, उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, कुछ भी होता है, तो क्या होता है साहब, वो जो उसकी निर्धारित टर्म है उतने टाइम के लिए दूसरा व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है, होता है ना। देयर इज अ वे आउट। अगर कोई प्रॉब्लम है उसका वे आउट ही ये डेमोक्रेसी है कि बैठ के निकालना रास्ता। अगर आप वहां संसद में बैठ के रास्ता नहीं निकाल सकते, देन यू आर इनकॉम्पिटेंट टू बी इन द पार्लियामेंट। ठीक है शरद प्रधान जी, जो डर दिखाया जा रहा है या जो चिंता जाहिर की जा रही है वो कितनी वाजिब है शरद प्रधान जी? मुझे लगता है कि काफी वाजिब है जो चिंताएं जताई जा रही हैं। कई कारण हैं। एक तो ये कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वन नेशन वन चीजें होनी चाहिए, में तो कोई फिक्र नहीं कर रहा है। सारा जोर इलेक्शन पे है और इलेक्शन पे इसलिए जोर है क्योंकि इन्हें वोट की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं बात करते हैं? वन नेशन वन हेल्थ क्यों नहीं बात करते हैं? इंडिया इतना पीछे हो गया है चाइना से, जो कि 1980 में एक लेवल पे थे, इसी वजह से क्योंकि चाइना ने प्रायोरिटी दी एजुकेशन और हेल्थ को। और वन इलेक्शन रूइन कर देगा फेडरलिज्म को, इसमें कोई शक नहीं। और स्पेशली ये देगा टेंडेंसी, फासिस्ट टेंडेंसी को ग्रोथ देगा, क्योंकि उसमें जो है आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म, नेचुरली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए। उनका सवाल ये था कि ये वाकई संघीय ढांचे को खराब करेगा, डिस्टर्ब करेगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज, रमन मलिक जी, मैं बताना चाहूंगी आप इस पे 2 लाइन में रिस्पॉन्ड करिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकता वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं है, या जो बाकी जरूरी मुद्दे हैं वो क्यों नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा अटेंशन चुनाव पर है। इलेक्शन मशीनरी की तरह कब तक काम करें? वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ। मेरे ख्याल से प्रधान साहब को ये ध्यान करना चाहिए कि एशिया पैसिफिक के अंदर अगर हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए कोई जगह जानी जाती है तो वो भारत है, और उसमें जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और उसके अलावा जो भारत सरकार ने 5 लाख तक का हर गरीब के लिए इलाज मुफ्त करवाया है, वेस्ट बंगाल और दिल्ली की सरकारें नहीं करने देती, वो अलग विषय है। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते, हम बेसिक विषयों पे रहते हैं, तो उसका तो विषय आना भी चाहिए। और जहां तक बात आप एजुकेशन की कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स की कर रहे हैं, वो सारी बातें ठीक है। आप 1980 के चाइना में क्यों अटके हुए हैं साहब? 1980 के चाइना से लेके 2004 तक, जो 1998 तक
किसकी सरकारें थी सर, और कहाँ कहाँ आप लड़ते रमन हुए जी, थे। हेल्थ को लेकर आपने जो पॉइंट बोला ना, मुझे इस पर ये जवाब देना है सर। मैं उत्तराखंड स्टेट से आती हूँ, है ना, और वहां पर अभी दोबारा से आपकी गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है राज्य में, और ये संभवतः बीते कई वर्षों के बाद, राज्य गठन के बाद, इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दोबारा से एक पार्टी होकर आई हो। और वहां पर आज की स्थिति भी यही है, जब गांव में अगर कोई बीमार होता है तो उसे चारपाई पर लिटाकर नियरेस्ट हॉस्पिटल लाया जाता है। आई एम अब तो नॉट 10 साल डिनाइंग तो दैट, आपकी आई सरकार एम हो नॉट जाएंगे, डिनाइंग सेंटर दैट, में भी सॉरी। आपकी डबल इंजन की सरकार है। आप तो एक ऐसी मिनट, एक मिनट, ऐसी मैं भी परिस्थितियां जवाब देश देना की मैं कई वही हिस्सों जवाब में दे देता हूँ जहां आपको, पर एक मिनट। एम्बुलेंस नहीं आपको मिल एम्बुलेंस सही रेट पर नहीं मिल आपका पाती, पॉइंट तो लोग वाजिब है, कंधे लेकिन पर डेड डिरेलमेंट के बॉडी लिए डालकर लेकर जाते हैं। लेट मी मुझे लगता है रिस्पॉन्ड बैक हमें टू थोड़ा यू, सा इन चीजों के let me ध्यान में रखते हुए बात let करना me चाहिए। respond back to you in a very limited scope. डिरेलमेंट का पॉइंट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, ये एक वास्तविकता है। जो चीज नहीं हुई उसको बनाने में समय लगेगा। हमारे जो टरेन्स हैं वो सारा कुछ मैं बात कर रहा हूं, और उस समय में जहां पे आप बात कर रही हैं, आज हिमाचल में पिछली सरकार के अंदर मैंने देखा है अपने आप की ग्रामीणों को कैसे हेलीकॉप्टर में सरकारी खर्चे के ऊपर लेकर जाया गया। स्पीति के एरिया में देख लीजिए, लाहौल के एरिया में मैंने देखा है, सर, मैं अपनी उत्तराखंड आंखों और से हिमाचल बुक। तो अलग स्टेट है ना, दोनों अलग स्टेट है। मैडम, उत्तराखंड में भी हुए हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में नहीं नहीं हुई है। द होल पॉइंट इज, एम्स जितने बन रहे हैं उत्तराखंड या हिमाचल में की बात आप कर रहे हैं, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज प्रॉब्लम जो है उसको भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन फ्रॉम वेयर वी वर एंड वेयर वी आर देयर इज अ बिग डिफरेंस। नंबर एक। नंबर दो, जो बात आप बार बार कर रहे हैं, और ये एक प्रधान साहब विषय उठा रहे थे साहब, डेमोक्रेसी तो 200 साल पुरानी यूएस भी है, वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, ऐसा तो नहीं है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म राक्षस है, लेकिन हिंदुस्तान में जो फॉर्मेट है वो वही इंडियन रहेगा, सोसाइटी और और अमेरिकन उसका कोई सोसाइटी में फर्क नहीं जमीन है। आसमान का फर्क है। इंडियन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और अमेरिकन के सर, देयर अमेरिका के इज सोशियो बिग इकोनॉमिक डिफरेंस इन द, बैकग्राउंड जमीन आसमान का सर, फर्क है। यू इंटेग्रिटी कांट में भी, मीडिया इंटेग्रिटी में भी वहां बहुत बड़ा फर्क है यहां से। द ओनली पॉइंट मैं जो लिमिटेड पॉइंट बोल रहा हूं वो ये है कि द आइडिया इज नॉट इमीडिएटली टू बी इम्प्लीमेंटेड, वन नेशन वन इलेक्शन एज स्टेटेड 29 इलेक्शन के बाद होगा उस समय, और जेपीसी के अंदर ये रखा गया कि जेपीसी में भी बातचीत होगी। एक बारी उस चीज के ऊपर डिस्कशन होनी जरूरी है। आप उसकी त्रुटियां जो हैं या उसके जो अच्छे पॉइंट है उनको निकालिए, उसको रीवर्क करना ये हमारी सबकी मिली हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, और ठीक उसके है, बाद सिविल रहमान साहब भी सोसाइटी की जुड़े भी हुए हैं कांग्रेस पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। से। ठीक है रहमान साहब, फटाफट आपका रिएक्शन जी इस पर। नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है, ये जो है कि आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वन नेशन वन इलेक्शन में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है पूरी तरीके से। और हमारे जो स्टेट्स है, वो स्टेट्स जो है दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंटर एंड इवन टू द पार्लियामेंट। तो ये एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज इस मुल्क में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके करना चाहते हैं तो वो ये हो नहीं पाएगा। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इमरजेंसी वन लगी नेशन थी, वन इलेक्शन, 75 में संशोधन कर दिया प्रियम्बल में, आप तब कोई बात नहीं है, आप तब बोलने तब दीजिए कुछ ना, नहीं हुआ। आप बोलने दीजिए। नहीं, आप अरे सर, जब तो कह रहे उसके थे मैं ऊपर भी चुपचाप साथ सुन साथ रहा बोल था आपको दीजिए ना। ना, वो भी ठीक है अरे या नहीं नहीं नहीं, है। आप जब कह रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप जब मेरी बारी है तो आप सुनिए, उसके बाद आपका भी कंप्लीट नंबर करिए, ठीक आएगा, है आप रहमान साहब बोलिए। बोले कंप्लीट। हाँ जी, तो Go ahead. ये है। तो देखिए हाँ, तो यहाँ पे ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन एक कल आपने खुद देख लिया पार्लियामेंट में, दूर तो आप जाने की तो खैर बात अलग है। कल पार्लियामेंट में देखिए कि 307 मेंबर वहां पे प्रेजेंट थे एक्चुअली, जिसमें से कितनों ने एक्चुअली इसके फेवर में खुद 263 वोट एनडीए वालों ने दिए हैं। तो यहीं पे पता चलता है कि विद इन द बीजेपी पार्टी सहमति नहीं है। तो आप किस तरीके से मुल्क में इसके बारे में सहमति बनाएंगे जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप एक बिल को अमेंडमेंट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं जो बिल्कुल किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है। और आप चाहते हैं कि एक डिक्टेटरशिप इस मुल्क में, अनार्की इस मुल्क में कायम सर करना ठीक है, चाहते हैं एक इसके चीज ये जरिए। समझ में नहीं आती, एक पॉइंट जो ये भी रहता है कि देश में
बड़े फैसले लेने हैं, वक्त के साथ बदलना है, वक्त के साथ आगे चलना है, जी तो बड़े फैसले कैसे जी होंगे अगर हर बात पर ऑपोजिशन एक विरोध की सूरत में खड़ा होगा, बजाय कि क्या वो देखिए चीज जरूरी है या नहीं इसको सोचे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी ये बहस का विषय है कि इससे वाकई कितना पैसा बचेगा नहीं बचेगा। मैं डॉक्टर अमीन से इस पर एक और रिएक्शन अभी लूंगी, लेकिन जो रामनाथ कोविंद कमेटी है, जब वो इसके फायदे बता रहे थे, इसको एक गेम चेंजर डिसीजन बता रहे थे, तो उनका ये भी कहना था कि इससे जीडीपी को कितना फायदा होगा। अब अलग अलग इकोनॉमिस्ट का इसमें रिएक्शन भी लिया गया, उनसे भी सलाह मशवरे लिए गए हैं। अब मेरा पॉइंट ये कि देश में कोई भी बड़ा डिसीजन हम देख रहे हैं बीते कुछ वर्षों में, कोई भी बिल सरकार लेकर आती है, कोई भी प्रपोजल लेकर आती है, तो वो एट फर्स्ट प्लेस विरोध की सूरत में जो ऑपोजिशन के दल हैं वो खड़े रहते हैं। क्या ये विरोध सिर्फ बीजेपी और नरेंद्र मोदी का विरोध है या वाकई नीतियों का विरोध है? ये भी आज का सवाल है। शरद प्रधान जी जवाब दीजिए इस पर। जी ये देखिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दे दें। मुझे लगता है कि बहुत से इश्यूज बड़े वैलिड हैं। जिस तरीके से, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ पार्टीज हो सकती है, कुछ पार्टीज के कुछ लीडर जो हर बात का फालतू में विरोध करते हो, बट मुझे नहीं लगता, बहुत से ऑपोजिशन लीडर्स बड़े कंस्ट्रक्टिव चीजें बात करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, हर चीज जो गवर्नमेंट करती है वो बुरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर चीज जो कर रही है, पर्टिकुलरली ये गवर्नमेंट जो कर रही है, वो देश के इंटरेस्ट में कम है, उनके इंटरेस्ट में ज्यादा है। इसमें भी देखिए, ये वाली जो बात जो अभी बीजेपी के स्पोक्स बोल रहे थे, उनको शायद ये नहीं मालूम है, बड़ी शान से बोल रहे हैं कि बड़ा स्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हो गया है और नेबरिंग कंट्रीज से लोग यहाँ आते हैं। दे आर ओनली फॉर द रिच। कॉर्पोरेट हेल्थ सेक्टर में जो इंप्रूवमेंट्स हुई हैं इज ओनली फॉर द रिच एंड एफ्लुएंट, जो कि 20% लोग भी नहीं है इस देश में। 80% लोग डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये शायद इनको नहीं पता है, क्योंकि बड़े लोग नहीं जाते हैं गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में। और बात भारत, आई वॉज शॉक टू नो अभी रिसेंटली कि आयुष्मान जो स्कीम है, मैं समझता था कि बड़ा अच्छा है, लोगों का भला हो गया। अभी कई लोग वहां जो जाते हैं, वहां फैमिली मेंबर्स 6 होने चाहिए टू बी एलिजिबल टू गेट बेनिफिट इस आयुष्मान का। अब बताइए, एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि 2 बच्चे से ज्यादा होने नहीं चाहिए, इसके मतलब हो गया कि वो जो मोहन भागवत साहब वाली बात, 4 बच्चे हो तब जाकर के यू विल बी एलिजिबल फॉर आयुष्मान भारत। ये शर्म की बात है, ये आई वॉश है। लोगों को ये इंप्रेशन दिया गया कि कितने लोगों का भला हो जाएगा, 5 लाख तक का ट्रीटमेंट होगा। एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा लोग, इंक्लूडिंग मुस्लिम, जिसको कि बीजेपी ब्लेम करते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है कि बच्चे जो हैं बिटवीन 2 और 3 हो रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं हो रहे हैं। तो कहां से होगा? तो इस तरीके की ये जो बातें हैं ना, ये हवाई बातें बहुत करती है बीजेपी। सबसे बड़ा मुश्किल इनका यही है, और ये सोचते हैं कि जो हम बोल दें बस दैट वर्ड, दैट इज द लास्ट वर्ड, वही लॉ है। और ये इनको हर चीज अपने, इन्होंने आज की डेट में इतना खराब माहौल कर दिया। प्लीज लेट मी स्पीक। लेकिन अब यहाँ से आगे की बात आती है, आगे की बात ये कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो चिंताएं ऑपोजिशन के दल जाहिर कर रहे हैं कि देश के संघीय ढांचे को इससे नुकसान हो जाएगा, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, क्या ये जो डर जाहिर किए जा रहे हैं, इनका वास्तविक ग्राउंड क्या है? डॉक्टर अमीन, एज ए एक्सपर्ट ऑन, आप क्या कहेंगे इस पर? अगर आपने रिपोर्ट में देखा होगा तो उसमें कहा गया है कि स्टेट में भी जो चुनाव के लिए जो हमारे आर्टिकल है, उसमें भी चाहे 82, 83 या 172, सेंटर और स्टेट दोनों में अमेंडमेंट करने की बात कही गई है। जहां तक सवाल अभी मैं बता रहा था, आपके उत्तरांचल की बात करूंगा। सबसे पहले एक बार बता दूं कि मैं खुद ट्रेवल कर रहा था, मसूरी टू चक्राता जा रहा था, तो रास्ते गिरते गिरते बची थी मेरी गाड़ी। यानी एक छोटी कार दूसरी कार से आमने सामने का रास्ता नहीं है, जबकि इनकी सरकारें कई बार रही हैं। ऐसा नहीं, कांग्रेस की भी रही, इनकी भी सरकारें, लेकिन रास्ता कभी सुधरा नहीं है वहां पर। और 1000 मतलब फीट से नीचे चला जाता मैं। खैर बच गया, कोई बात नहीं, चक्राता पहुंच गया था। इलेक्शन कराना था मुझे, वो साकेत बहुगुणा का बाई इलेक्शन हो रहा था। अब सवाल इस बात का है कि आपने जो पूछा है मुझसे अभी, इस बारे में मैं एक बात ही कहना चाहूंगा कि जहां तक सवाल इस बात का है कि यहाँ पर देखिए, एक चीज तो फायदेमंद है, जिसको कहेंगे हम आपको कि मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट। मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट जब शुरू हो जाता है तो कोई भी पार्टी, चाहे वो कुछ हो, चाहे रूलिंग में हो या अपोजिशन में हो, किसी तरह का कोई काम जो चल रहा है वो रोक दिया जाता है, कहीं चल नहीं सकता। और
जब अगर साल में कई बार चुनाव होंगे तो हर जगह कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का यूज होता है और चुनाव आयोग उसमें रुकावट डालता है। कोई भी आप अनाउंस नहीं कर सकते स्कीमें, कोई नई स्कीमें लागू नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं हो सकता, तो उसमें पैरालाइज हो जाता है और वो काम रुक जाता है देश का डेवलपमेंट। जहां तक पैसे का सवाल है तो अभी आप जो पैसे की बात कर रही थी, पिछला जो इलेक्शन है 70,000 करोड़ का था। अगला इलेक्शन अगर होगा तो 1,00,000 करोड़ से नीचे नहीं आने वाला है। तो ये जो बजट बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे देश की स्थिति, अभी हमारे शरद जी कह रहे थे, हमारे पुराने मित्र हैं लखनऊ के, ये इनको मैं जानता हूँ, शायद ही मुझे भूल गए हूँ, कि ये जो चीजें हैं, शरद प्रधान जी की बात बहुत सही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इतना बड़ा देश है तो उसके खर्चे तो कम किए जाए ना। तो अगर ये गवर्नमेंट लेके आ रही है इस तरह की पॉलिसी जिससे कि देश में खर्चे कम हो और अपने डेवलपमेंट के लिए वो पैसे जो बचेंगे वो देश के डेवलपमेंट में काम आएंगे, तो ये एक अच्छी सी पहल है और एक अच्छी बात है। तो मैं तो समझता हूँ इस बारे में कि ये एक अच्छी पहल है जहां तक सवाल है। और इलेक्शन कमीशन कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जहां तक पावर्स का सवाल है, इलेक्शन कमीशन की जो पावर्स है उन्हीं पावर्स के तहत चुनाव होगा। ऐसा नहीं कि उसको कोई वो राष्ट्रपति के बाद उसको डिक्टेटरशिप दे दी जाएगी कि नहीं इस स्टेट को भंग करना है, इस स्टेट में चुनाव कराना है, नहीं कर, ये सब गवर्नमेंट करेंगी। जो गवर्नमेंट है उनके सुझाव पे होता है इलेक्शन। डेडलाइन हमारी बिल्कुल। होती है और संविधान के देखिए तहत, वो भी जी, तो अभी जब ये पूरी की पूरी जो ये चर्चा हुई है ना, उसके साथ में अभी लोगों के मन में सवाल बहुत हैं और ग्रे एरिया बहुत से हैं। उन्हीं ग्रे एरिया में वो सारे डाउट्स हैं जो अभी ऑपोजिशन के जो दल भी हमारे साथ बैठे हैं, चाहे उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज के मुद्दे अलग होते हैं, सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं, कैसे आप उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। इसके अलावा पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो, ऐसा ना हो कि फिर वही जो तानाशाही रवैये की बार बार बात की जाती है। तो संघीय ढांचा जो है वो संविधान की एक अहम शाखा है और इसीलिए उससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसको प्रोटेक्ट करना भी आज के पॉलिसी मेकर्स की उतनी ही बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बहरहाल आप सभी चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।